हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये अगेन हमारी रहस्यमयी बुक है, क्लास 9th की बुक है। इसमें हम लोग मैथमेटिकल मॉडल यानी गणितीय मॉडल के बारे में चर्चा करने वाले। गणितीय मॉडल होता क्या है और इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको एक बार प्रीवियस सेशन में दिखाया भी था कि ग्रेड 2 में किस तरीके से पूछा गया था। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं और इसी के साथ हम लोग आज जो है क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले। एक तो ये मैथमेटिकल मॉडल पढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पर साहचर्य के नियम पढ़ेंगे, क्रम विनिमय के गुणन और योग के जो नियम होते हैं 4 से 5 नियम की चर्चा करेंगे और मैं अपन क्वेश्चन भी यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन में सबसे दिया गया है मैथमेटिकल मॉडल। यहाँ पर क्या होता है, ये क्या कार्य करता है। तो हमारा मैथमेटिकल मॉडल होता है, ये गणितीय निरूपण होता है। मतलब कि गणित में कोई भी समस्या होगी, आप उसको हल कैसे करोगे, उसको सॉल्व करने के कुछ तरीके दिखाता है। तो 5 टोटल तरीके बताए गए। जब भी कोई भी गणितीय समस्या आपके सामने आती है तो आप सबसे पहले क्या करो, समस्या का अवलोकन करो। ठीक है, अवलोकन यदि आप कर चुके हो, समस्या को समझ चुके हो कि समस्या किससे रिलेटेड है, उसके बाद आपको क्या करना है, समस्या का गणितीय निरूपण करना है। मतलब प्रॉब्लम को लिखो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको लिखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू कंप्लीट करेंगे। उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। जब आपका सॉल्यूशन निकल जाए तो उसको व्याख्या करो। व्याख्या निकल जाए तो उसका वैलिडेशन लो। वैलिडेशन लेना मीन्स कि LHS इक्वल टू RHS आप प्रूव करने की यदि कोशिश करोगे तो उसका एक वैलिडेशन वहाँ पर निकल कर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल अपन कुछ ऐसा लेकर चलते हैं। मान लो आप लोग बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन करते हो, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा वाले क्वेश्चन। तो पूरा क्वेश्चन नहीं लेते, बस एक इसको ओरली डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि थोड़े लेंथी पढ़ेंगे वो इधर। तो यहाँ पर हम लोग बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। मान लो नाव जो है धारा के धारा की दिशा में इस तरीके से बहती है और धारा की विपरीत दिशा में 7 घंटे लग रहे हैं और धारा की विपरीत दिशा में ज़्यादा समय लगता है, मतलब 9 घंटे लग रहे हैं। तो ये जो भी चीज़ें हमको दी गई है, तो दिया है करके या फिर इंग्लिश में गिवन है करके आप सारी समस्याओं को लिख लोगे। दिया है धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में नाव की चाल जो है हमको निकालनी है, तो उसकी वैल्यू x हो जाएगी। नाव को धारा के विपरीत जाने में कितने घंटे लगे, 9 घंटे लगे। नाव को धारा की दिशा में जाने में कितने घंटे लगे, 7 घंटे लगे, 7 घंटे लगे। तो ये सारी चीज़ें जो दिया है या फिर जो गिवन है, वो सारी चीज़ें आप किस में लिख रहे हो, समस्या के अवलोकन में लिख रहे हो। फिर आपको दिया गया समस्या का गणितीय निरूपण करना। इसमें आप क्या लिखते हो, फॉर्मूला लिखते हो। अब फॉर्मूला किसका लिखोगे, आप स्पीड का लिखोगे। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। तो इसके अंदर आपने क्या लिख लिया, पूरा फॉर्मूला लिख लिया। फिर जब आप चाल निकालोगे तो आप धारा के विपरीत निकालोगे, तो आप उसको स्पीड में से क्या कर दोगे, चाल को माइनस कर दोगे क्योंकि धारा के विपरीत चाल कम होती है। ठीक है, और धारा की दिशा में करोगे तो जो एडिशनल चाल है, उस चाल को, नाव की जो चाल है, जो धारा की चाल है, उसको आप जोड़ दोगे। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा फॉर्मूला बनाकर यहाँ पर लिख लोगे। तो पहली स्टेप में क्या होता है, जो भी दिया है वो लिखना रहता है और दूसरी स्टेप में क्या रहता है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका फॉर्मूला लिखना होता है। जो भी समस्या है उसका आपने फॉर्मूला लिख दिया। मान लो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज वाला होता तो हम लोग क्या करते, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला लिखते थे। साधारण ब्याज का क्वेश्चन होता तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख देते। 2 स्टेप कंप्लीट हो गई। तीसरे स्टेप में हम लोग यहाँ पर जो भी वैल्यू है, जो भी गिवन वैल्यू है, जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल हमको निकालनी है, तो चाल हमने मान ली x। धारा की दिशा में निकालनी थी तो धारा की चाल मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। टोटल डिस्टेंस हमको 10 किलोमीटर दे रखी है कि पूरे जो डिस्टेंस है, एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 10 किलोमीटर है। और टाइम कितना लग रहा था, धारा की दिशा में हमको टाइम लग रहा था 7 घंटे। तो ये सारी वैल्यू निकाल कर आप यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, 1.3 के आसपास ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। तो ये तीसरे स्टेप में आपने हल निकाल लिया। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, उस हल की व्याख्या करोगे। चूंकि हमने चाल दी हुई थी इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। हम लोग नहीं लिखते अतः, पुष्टि हुई, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द सॉल्यूशन होता है, हल को व्याख्यायित हम लोग कर रहे हैं। आखिर हमने ये किया है तो क्यों किया है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। अब यदि आप इसको प्रूव करना चाहते हैं, वैलिडेशन आप सॉल्यूशन का चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आंसर आया उसी को क्वेश्चन में पुट करके देख लोगे और LHS इक्वल टू RHS आप यहाँ पर वैलिडेशन उसका लेकर आ जाओगे, सम प्रमाणता आप उसकी लेकर आ जाओगे। तो सबसे पहले आपको ये लाइन से याद रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था ऊपर नीचे करके कि 1 2 3 4 5 इसको अरेंज करो। तो वहाँ पर रोमन लिपि में आपके 4 ऑप्शन थे, तो वो अरेंज करने वाली बात है। सबसे पहले समस्या का अवलोकन करना, उसका गणितीय निरूपण करना, उसके हल को ज्ञात करना, उस हल की व्याख्या करना और उसकी सम प्रमाणता, उसका वैलिडेशन लेकर आना।
ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको पता चल गई कि सबसे पहले समस्या को समझने की आवश्यकता है, मतलब उसका अवलोकन करने की आवश्यकता है, और लास्ट में आप वैलिडेशन कब निकालोगे, जब आपके पास आंसर हो जाएगा। मतलब पहला और फिफ्थ वाला तो आप देखकर ही पता लगा सकते हो, बस आपको बीच में ये 3 चीज़ें फिक्स करना है। सबसे पहले हल ज्ञात करोगे, उसी के बाद उसकी व्याख्या होगी। जब ये 2 चीज़ें भी समझ में आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि समस्या का गणितीय निरूपण कैसे करना है। इसका क्वेश्चन बता देती हूँ, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि अगेन जनता सबूत मांगेगी कि सबूत दो, कहाँ पूछा गया था क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन। गणितीय प्रतिरूपण मॉडलिंग के चरणों का अनुक्रम क्या होगा? प्रश्न समस्या को समझना, गणितीय विवरण और सूत्रीकरण करना, मतलब सूत्र डालना, फॉर्मूला डालना, गणितीय प्रश्न समस्या का समाधान करना और प्रश्न समस्या की व्याख्या करना और उसको वैलिडेशन करना, मतलब कि मान्य करना। तो पहला स्टेप बिल्कुल सही है, समस्या को समझना, उसको ऑब्जर्व करना, मतलब कि ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठ रहा है, मतलब पहला पॉइंट आ जाएगा। तो आपका या तो ये सही हो जाएगा या फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बी और डी में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा है गणितीय विवरण का सूत्रीकरण करना, तो हम सेकंड स्टेप पे सूत्र लिखते हैं, तो मतलब एक के बाद दो आएगा। ठीक है, मतलब राइट आंसर हमको यहीं से पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर तीसरे में हम लोग हल करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, तो तीसरा और चौथा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट क्या है, उसकी व्याख्या करना और उसको वैलिडेशन करना, ये हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा। तो ये टोटल 5 चरण हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, आई लाइन से ही अरेंज किए हुए हैं, बस हमें ऑप्शन ढूंढना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जनता को सबूत पेश कर दिया गया है। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखो ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े से नियम हम लोग पढ़ेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या बनेंगे वो भी मैं आपको एट द लास्ट ऑफ द सेशन बताऊंगी। तो आपको बिलीव हो जाएगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत आसान चीज़ है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपके 100 में से मतलब 100% नंबर आ जाएंगे, 15 में से 15 स्कोर आप यहाँ पर कर पाओगे। देखो, पूर्णांकों के गुणन का नियम क्या बोलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, गुणन का संवृत नियम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये चीज़ें क्या बोलती है, ये चीज़ें बोलती है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल एक हमेशा एक पूर्णांक ही होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, मतलब इंटीजर नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मान लो अपन ने कोई भी 2 नंबर लिए तो हमेशा वो पूर्णांक ही आएगा, वो पॉइंट में नहीं आएगा, जैसे कि दशमलव में नहीं आएगा। आप 5 × 4 करोगे तो आप क्या बोल सकते हो क्या कि 2.014 आंसर आ सकता है क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 2 पूर्णांक है, पूर्ण नंबर है। ठीक है, तो आंसर भी आपका एक पूर्णांक ही आएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्योंकि 5 × 4 तो वो देगा नहीं, वो क्वेश्चन इस तरीके से देगा, 5 × 4 = 20। निम्नलिखित में से बताइए इसमें गणित का कौन सा नियम लगता है, गुणन का संवृत नियम, साहचर्य नियम, गुणन का साहचर्य नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम, या फिर गुणन का जो धनात्मक का क्रम विनिमय नियम, क्योंकि गुणन में जैसी चीज़ें होती है वैसी की वैसी धनात्मक में भी होती है। तो ये यहाँ पर गुणन हो रहा है, मतलब गुणन का ही लगेगा। एक ऑप्शन आप कट कर सकते हो कि धन वाला जो है, धनात्मक वाला, एडिशन वाला, वो तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये गुणन का साहचर्य नियम है, क्रम विनिमय है, या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो ये कौन सी हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। संवृत नियम ये यहाँ पर कहलाएगा। क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी, एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें इसी तरीके से, इवन सीटेट में बहुत सारे पूछे जाते हैं, एमपीटेट में एक ही पूछा गया था। 16 × 2 = 2 × 16 होता है, तो ये कौन सा नियम वहाँ पर शो करता है? ये क्वेश्चन देकर नीचे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यहाँ पर लागू किया गया है। तो इसलिए ये नियम हम लोग आज के सेशन में पढ़ रहे हैं। गुणन का संवृत नियम समझ में आ गया है, तो अगले नियम पर बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा आता है गुणन का क्रम विनिमय का नियम। अब ये क्रम विनिमय, कम्युलेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है, जो इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन को, वो कम्युलेटिव लॉ जो है उसको देख सकते हैं जाकर। तो देखो, गुणन जो है इसका क्रम विनिमयता का नियम ये बोलता है कि आप क्रम में लगाओ चीज़ों को तो भी बराबर आएगी, और उसको उल्टा कर दो तो भी चीज़ें बराबर आएगी। मान लो ए और बी हमारे पास कोई 2 पूर्णांक है। ठीक है, अब यदि मैं a × b करूं या फिर मैं b × a करूं, दोनों चीज़ें क्या बराबर है, क्या डेफिनेटली बराबर है। अगर मैंने आपके सामने लिखा कि 5 × 4 कितना होता है, तो आपने बोल दिया 20 होता है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि 4 × 5 भी 20 होता है? डेफिनेटली होता है। तो ये चीज़ें क्या बताती है, ये चीज़ें गुणन का क्रम विनिमयता का नियम बताती है। कॉन्सेप्ट ईजी लग रहा है बट समझते हुए चलना, क्योंकि आगे नाम चेंज होंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। क्रम विनिमय, मैंने क्रम को क्या कर दिया, विनिमित कर दिया, विनिमित कर दिया, मैंने क्या कर दिया, क्रम को परिवर्तित कर दिया। तो गुणन की क्रम विनिमयता का नियम हमें ये बताता है कि यदि 5 × 4 20 होते तो 4 × 5 भी यहाँ पर क्या होंगे, 20 ही होंगे। उसको आप उल्टा कर दोगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है,
एग्जाम्पल आप यही ले सकते हो, 11 इंटू 8 करोगे तो भी 88 आएगा, और इसको आगे पीछे करके करोगे तो भी 88 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। तो ये नियम निम्नलिखित में से कौन से नियम को डिफाइन करता है? गुणन का साहचर्य का नियम, गुणन का क्रम विनिमयता का नियम, गुणन का संवर्त का नियम जो भी हम लोग पढ़ कर आए थे। ठीक है, तो ये कौन सा नियम शो करता है? ये गुणन का हमारा क्रम विनिमयता का नियम यहाँ पर शो करेगा। और सेम चीज़ आपके नेगेटिव पर भी अप्लाई होगी। मान लो कि -5 इंटू 6 30 होते हैं, तो 6 इंटू 5 भी क्या होगा? -30 ही होगा। ठीक है, दोनों ही -30 हो जाएंगे। ठीक है, -30 आप यहाँ पर लगाना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? -30 हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। गुणन का साहचर्य का नियम क्या बोलता है? गुणन का साहचर्य का नियम पढ़ रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? क्रम विनिमय का नियम पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साहचर्य का नियम पढ़ रहे हैं। तो पूर्णांकों का गुणन साहचर्य नियम को फॉलो करता है, अर्थात 3 पूर्णांकों का गुणनफल उसके समूह बनाने पर निर्भर नहीं करता है, और यह पूर्णांकों के लिए गुणन का साहचर्य का नियम कहलाता है। मुझे पता है आपको डेफिनेशन यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आई है। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बार और चाहो तो डेफिनेशन पढ़ लो। 3 पूर्णांक होंगे, कोई भी ए, बी और सी 3 पूर्णांक यहाँ पर होंगे। अब यदि आप इनकी ग्रुपिंग कर दोगे तो इनकी ग्रुपिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो आपने ए बी को साथ रख के सी को अलग कर दिया, या फिर आपने ए को अलग करके बी और सी के जोड़े बना दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम ही आना है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है? गुणन का साहचर्य का नियम यहाँ पर कहलाएगी। देख लो, सेम ही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। हमने क्या करा? a इंटू बी को एक ग्रुप में बना दिया, एक कोष्टक में पैक कर दिया और बाहर हमने c लगा दिया। अब हमने a को छोड़कर b इंटू सी को एक ग्रुप में बना दिया। ये चीज़ें क्या कहलाती है? ये हमारा गुणन का साहचर्य का नियम यहाँ पर कहलाती है, क्योंकि 3 पूर्णांक की बात हो रही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। 2 इंटू 3 को हम लोगों ने एक ग्रुप में डाल दिया, एक ब्रैकेट में डाल दिया, और इंटू 4 को बाहर रखा है। तो 2 इंटू 3 को पहले गुणा करेंगे, क्योंकि कोष्टक वाली चीज़ों का गुणा होता है। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। 6 इंटू 4 कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, अब 2 को हमने बाहर रख के 3 और 4 का गुणा कर दिया, तो 3 इंटू 4 कितना होता है? 12 होता है, और 12 इंटू 2 कितना होता है? 24 होता है। तो ये हमारा गुणन के साहचर्य नियम को बताता है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये इतना क्वेश्चन रहेगा, और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से ये लाइन जो है किस नियम को फॉलो कर रही है? तो ये गुणन के साहचर्य नियम को यहाँ पर फॉलो कर रही है। देखो, क्रम विनिमयता में तो क्या होता है? सीधी सी बात है कि क्रम विनिमय में उल्टा करना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है। और साहचर्य एसोसिएटिव में क्या होता है? इस तरीके की ग्रुपिंग कर दी जाती है, इस तरीके के ब्रैकेट कोष्टक लगाकर चीज़ों को अलग अलग करने की कोशिश की जाती है। क्लियर है? आगे बात करते हैं गुणन का वितरण का नियम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है? ठीक है, तो वितरण का नियम के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे ए बी और सी 3 पूर्णांक है ना? ए बी और सी 3 पूर्णांक है हमारे पास, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिए थे। तो यहाँ पर अगर मैं ए इंटू बी प्लस सी कर दूँ, तो इसको अगर मैं तोड़ूंगी तो ए का गुणा मुझे किसके साथ करना पड़ेगा? बी के साथ करना पड़ेगा, प्लस ये प्लस वाला प्लस लग जाएगा, और इस ए का गुणा मुझे किसके साथ करना पड़ेगा? सी के साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका गुणन का नियम भी लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये अपना जो इंटू कर रहे हैं और प्लस कर रहे हैं, तो ये धनात्मक वाला नियम भी लग रहा है। तो ये एक तरीके से आपका क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम कहलाता है। गुणों का क्या कर रहे हैं? गुणों मतलब कि गुणन का हम लोग क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ पर ऐड है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एक तो क्या हो रहा है? एक तो मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है। ठीक है, गुणा भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है। तो गुणन के योग के वितरण के नियम के अनुसार क्या होता है? ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होता है। एग्जाम्पल के थ्रू करें तो आसान हो जाएगा। छोटी छोटी सी संख्या लेंगे। 4 इंटू 2 प्लस 3 कितना होता है? ठीक है, तो अगर आप नॉर्मली अपने हिसाब से करेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले प्लस को सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग मानकर चलते हैं कि 3 + 2 होते हैं 5, और 5 का 4 में गुणा करोगे तो 20 आना चाहिए। अब यहाँ पर आप गुणन के योग का वितरण का नियम लगाओगे, तो आप क्या करोगे? 4 इंटू 2, क्योंकि इसको खोलोगे तो आप इसका इसके साथ गुणा करोगे, प्लस 4 इंटू 3, तो 4 दूना कितने होते हैं? 8 होते हैं, और 4 तिया कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 20 ही आना है। ठीक है, आंसर वो ही आना है, बस एक नियम बताने की कोशिश की गई है। तो ये नियम क्या कहलाता है? गुणन के योग के लिए वितरण का नियम, मतलब गुणों का क्या कर रहे हैं? ये जो गुण है इसका क्या कर रहे हैं हम लोग? योग करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया? क्वेश्चन देखना चाहते हो तो क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर 2, 3 और 5 इसी तरीके का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है। 2 इंटू 3 आप कर दोगे,
क्योंकि 2 को आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो इस 2 का गुणा 3 के साथ होगा, फिर इस 2 का गुणा 5 के साथ होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, गुणन के योग का वितरण का नियम यहाँ पर कहलाती है। मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करूँगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपको ये नियम ध्यान रहेंगे। अगला नियम है गुणात्मक तत्समक। अब ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जब आप किसी भी चीज़ को 1 से गुणा करते हो तो आपको वही संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी। जैसे कि आपने क्या करा, a को 1 से गुणा करा, a का गुणा आपने किससे किया, 1 से किया, या फिर आपने इसमें भी वापस आपने क्रम विनिमय का गुण लगा दिया, a इंटू 1 या फिर 1 इंटू a करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, a ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, ये गुणन का क्रम विनिमय का नियम कहलाती है। और जब आपको वापस से 1 का गुणा कर रहे हो, पर्टिकुलरली आप 1 का गुणा कर रहे हो और आपको a ही प्राप्त हो रहा है, तो ये चीज़ें आपके तत्समक कहलाती, गुणात्मक तत्समक यहाँ पर कहलाएगी। क्लियर है। अगला है गुणन का व्युत्क्रम। ये तो सारे एग्जाम्पल दिए हुए थे इसलिए मैंने इनको स्किप कर दिया। एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए होंगे, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करोगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। गुणन का व्युत्क्रम क्या होता है, जब किसी भी संख्या को उसका व्युत्क्रम करते हैं तो उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मुझे a का व्युत्क्रम चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1/a कर सकती हूँ, पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तभी गुणन का व्युत्क्रम रूल जो है, सिद्धांत जो है यहाँ पर लगेगा। मुझे 5 का व्युत्क्रम निकाल कर बताइए, 5 का व्युत्क्रम 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कभी भी 0 का व्युत्क्रम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हम लोग उसको खर या फिर अनंत बोलते हैं, जो कि पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगा। तो कोई भी संख्या जब 0 के बराबर नहीं है तभी आप उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हो। तो ये भी आपका एक स्टेटमेंट बन सकता है। तो आप इसकी परिभाषा देखते हो, किसी भी पूर्णांक के लिए गुणन का व्युत्क्रम वह संख्या होता है जिसके गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाता है, और किसी भी पूर्णांक में व्युत्क्रम उस पूर्णांक के लिए उसी गुणन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो 1/a यहाँ पर इस चीज़ का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। अगला देखो, अगला तो आपका बहुत ही ज़्यादा परिचित है। एक पूर्णांक को 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 ही प्राप्त होता है, 1 से गुणा करने पर हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। लेकिन यदि आप उस संख्या को 0 से गुणा कर रहे हो, a इंटू 0 कर लो या फिर 0 इंटू a कर लो, आपको हमेशा 0 ही प्राप्त होना है। तो ये 0 से गुणन का नियम यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, कितने नियम हम लोगों ने पढ़ लिए। देखो मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताए हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है इसके अंदर, इसलिए मैं आपको कम नियम ही यहाँ पर बता रही हूँ, ताकि कम नियम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ। सबसे पहले ये नियम हमने पढ़ा था पूर्णांकों के गुणन के गुण। इसमें गुणन का संवृत नियम पढ़ा था। इसमें क्या होता है, कोई भी 2 पूर्णांक हो गए, 2 पूर्णांकों का आप गुणा करोगे तो हमेशा एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, पूर्णांक में आप कभी भी 0.4 इंटू 0.9 नहीं ले सकते, नहीं तो फिर हमारा आंसर 0.36 यहाँ पर हो जाएगा। ये चीज़ें नहीं चलेगी, आपको पूर्णांक पूर्ण नंबर, एक कंप्लीट नंबर यहाँ पर लेना पड़ेगा। आपको 5, 4, 9, 10, 15, 28, 30, 35, 42 जितने लेना है उतने ले लेना, लेकिन पॉइंट में कभी मत लेना। तो ये रूल आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। दूसरा रूल हम लोग देख रहे थे, गुणन की क्रम विनिमयता का नियम, आगे पीछे वाला नियम। 5 इंटू 4 करो या फिर 4 इंटू 5 करो, बात बराबर ही है। बस आपको ध्यान किस पर रखना है, क्रम विनिमयता पर। क्रम विनिमयता क्या होती है, आप उसको क्या कर रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो, है ना। तो ऐसे ही आपका योग का भी क्रम विनिमयता का नियम आता है। योग का कैसे हो जाएगा, 5 + 4 कितना होता है, उतना ही 4 + 5 होगा। 5 + 4 9 होता है, तो 4 + 5 भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये चीज़ हमारा योग का क्रम विनिमयता का नियम यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, तो एक ही नियम से आप 2 नियम कर लो। गुणन का बोले तो आप गुणा कर लेना, और योग का बोले तो आप चीज़ों को क्या करना, जोड़ कर आ जाना। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला हमने पढ़ा था गुणन का साहचर्य का नियम। इसमें हमने बोला था कि a, b और c 3 पूर्णांक होते हैं, तो a इंटू b इंटू c आपका क्या हो जाएगा, a इंटू b इंटू सी, मतलब आप किसी को भी 2 ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो संख्या बराबर ही आनी है। ऐसे ही हमारा योग का भी होता है। योग का करके देख लेते हैं। a + b + c कितना होता है, a + b + c। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि a + b को एक ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, तो इसी तरीके से हम लोग b + c को भी एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू ले लो। 5 + 3 + 4, 5 + 3 को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और बाहर +4 बैठा हुआ है। अब की बार 5 बाहर बैठा है और 3 + 4 को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है, तो 5 + 3 8 + 4 कितना होता है,
9 10 11 12, 12 होगा तो 5 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं, और 7 और 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो बराबर आएगी, आप कैसे भी कर लो। तो ये गुणन का साहचर्य का नियम भी होता है और ये योग का साहचर्य का नियम भी होता है। योग में क्या करना होता है, चीज़ों को जोड़ना होता है, और गुणन में क्या करना होता है, चीज़ों का गुणा करना होता है। आगे बढ़ते, गुणन का वितरण का नियम क्या बोलता है, गुणन के योग के लिए वितरण का नियम क्या बोलेगा। देखो, a इंटू बी प्लस सी, वही एक आप इसके साथ गुणा करोगे और एक आप किसके साथ गुणा करोगे, सी के साथ गुणा करोगे। एग्जाम्पल हम लोग देख ही चुके हैं, तो ये गुणन का वितरण का नियम हमारा योग के लिए कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसको उल्टा करके भी देख सकते हो योग के लिए। a प्लस बी इंटू सी करके देखोगे तो क्या निकल कर आएगा, a प्लस बी निकल कर आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में a इंटू सी आपका जो है, a प्लस बी यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है, इंटू लग गया और a प्लस सी आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये गुणन के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं और योग के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। जहाँ पर आपको जोड़ने की बोले आप जोड़ देना, और जहाँ पर आपको गुणा करने की बोले वहाँ पर आप गुणन के नियम को टिक करके आ जाना। अगले नियम पर बढ़ते, अगला नियम क्या बोल रहा है। ये सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको पीडीएफ दूंगी, आप एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। गुणात्मक तत्समक का नियम क्या बोलता है, गुणात्मक तत्समक मतलब कि एक आइडेंटिटी होती है। ए को आप 1 से गुणा करो या 1 का गुणा ए में करो, आपको हमेशा वो संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, फिर हमने देखा था व्युत्क्रम का नियम क्या बोलता है, 1/a करने पर उसका व्युत्क्रम बन जाता है उस संख्या का। लेकिन कंडीशन ये है कि a कभी भी, ये जो संख्या ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। शून्य से गुणन, किसी भी पूर्णांक को यदि हम शून्य से गुणा करते हैं तो हमेशा आपको शून्य ही प्राप्त होगा। आप आगे कर लो, पीछे कर लो, कुछ भी कर लो, आपको शून्य ही प्राप्त होना है। ठीक है, तो ये सारे नियम जो मुझे एक्सप्लेन करने थे आपको आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग 6 बजे वाले सेशन में, लाइव डिस्कशन करेंगे। कोई भी डाउट आता है तो हम लोग वहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। ओके।